यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये चैनल है, हमने बनाया है आप सभी तक मैथमेटिक्स के नॉलेज को, परफेक्ट नॉलेज को पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो भी रहे हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके अंदर हमने कई तरह के वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें त्रिकोणमिति अलग है, अलजेब्रा अलग है, और भी कई तरह से है, जैसे कोऑर्डिनेट है, प्रोबेबिलिटी है, और भी कई तरह की वीडियो सीरीज हैं, जिसके अंदर उन्हीं से संबंधित वीडियोस मिलते हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है कोऑर्डिनेट पे। पिछले कुछ दिनों से हम कोऑर्डिनेट को ही पढ़ रहे हैं ताकि ये कंप्लीट हो सके। तो आज का वीडियो कोऑर्डिनेट पे है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th का जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो सरल रेखा की जो इक्वेशन थी जो हमने नोटबुक में पढ़ी थी उसको हमने किताब से टैली किया था, किताब से रिवीजन किया था, लेकिन वो चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था। तो आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर का अगला जो पार्ट है सरल रेखा वाला, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको वो सब समझ में आए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियोस को लाइन से देखिए लगातार, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सिर्फ आप इस वीडियो को देखोगे तो ये टॉपिक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पिछले टॉपिक्स क्लियर ना होने के कारण आप उनसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लाइन से देखोगे तो ज़्यादा बेटर आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट मैं फिर से करूंगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन को दबा देना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये जो चैनल है ये मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बिना किसी चार्ज के आपको मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, अपने तक ज्ञान को सीमित नहीं रखना है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सरल रेखा के बारे में पिछले बार हमने जो समीकरण थी उनका रूप पढ़ लिया था, एक्स अक्ष की समीकरण, वाई अक्ष की इक्वेशन, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे सरल रेखा तथा एक्स वाई में एक घातीय समीकरण। दोस्तों, सरल रेखा जो है वो हमने पढ़ी है ज्यामिति में। एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें हम किसी भी 2D आकृति को यानी द्विआयामी आकृति को निरूपित करते हैं, और एक्स तथा वाई उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर हम एक सरल रेखा की जो है समीकरण है वो निकालेंगे। एक सरल रेखा की, देखो सरल रेखा की समीकरण तो कई रूपों की होती है, लेकिन हमको एक रूप ऐसा चाहिए जिसमें हम उसको उसका फिक्स फॉर्म हो सके, यानी जिसको हम जनरल फॉर्म बोल सकें कि ये इसकी जनरल फॉर्म है, और इसको अलग अलग फॉर्म्स में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा बताया हुआ है कि जब किसी समतल में, पहली जो कंडीशन यहाँ पे ली गई है उसमें लिखा है किसी समतल में प्रत्येक सरल रेखा में एक्स तथा वाई में एक घातीय समीकरण निरूपित की जा सकती है। यहाँ पे अलग अलग स्थितियाँ ली है, यानी जब एक्स अक्ष के साथ न्यूनकोण बनाती है तो उसका समीकरण ये होगा, m बराबर tan थीटा लेके। यदि उसका समकोण बनाती है तो वाई एक्स के समांतर होगी तो उसका समीकरण ये होगा। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे समीकरण बताई हुई है। लेकिन यहाँ पर आपने काम की बात सिर्फ यही है कि एक्स और वाई में एक घातीय समीकरण सर्वदा एक सरल रेखा को निरूपित करती है। हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, यानी एक्स और वाई की आप कोई भी समीकरण आप लोगे, कोई भी समीकरण, वो हमेशा किसी न किसी सरल रेखा को निरूपित करेगी। तो उसकी जो फॉर्म है वो ये होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यदि ए बी सी तीन अचर राशि हैं, देखो ए बी सी तीन क्या है, अचर राशि, कोई भी संख्या हो सकती है सवाल में, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जो कि एक्स वाई रहित है, यानी इसमें एक्स वाई नहीं आएगा, तब एक्स वाई एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप ये होगा। यानी आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी कैपिटल लिख रखे हैं। अपन जब सवाल करते हैं नोटबुक में, मैंने आपको स्मॉल लिख के बताया था, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, ए बी सी कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो ये जो रूप है ये आपको याद रखना है, यही सरल रेखा का व्यापक समीकरण है एक्स वाई में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पे वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट की, रूट की, कैसी भी वैल्यू हो सकती है। एक्स और वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं, जो एक्स वाई आते ही है, तो ये सब चीज़, ठीक है। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1, और ये आपको याद रखनी, ये है हमारी रेखा की व्यापक समीकरण, ठीक है। उसके बाद इसी में अलग अलग स्थितियां रख के इसको सॉल्व किया गया, प्रथम स्थिति रख के बराबर लेके द्वितीय, तो ये सब इसको चेक किया गया कि ये किस प्रकार से निकली है बिंदुओं को विलुप्त करके। तो ये सारा डेरिवेशन है, ये अभी मैं आपको पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। आप इसको जब पूरा चैप्टर हो जाए, जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाए, तब आप इसको पढ़ना, ताकि ये बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको बस ये लाइन ध्यान रखनी है, अतः समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक सरल रेखा को निरूपित करता है जो व्यापक समीकरण कहलाता है। यही इसकी व्यापक समीकरण है। व्यापक मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है, ये व्याप्त है पूरा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में जर्नल फॉर्म बोलते हैं। ये हमारी जर्नल फॉर्म है, इसी से अन्य फॉर्म भी निकाली जा सकती है, ठीक है। अब अलग अलग टिप्पणियाँ करी हुई इसमें सी का भाग दे दो, तो ये वैसे कोई काम की नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ए बी सी वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है।
और जब आप क्वेश्चन करोगे तो और ज़्यादा इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये तो उसी को ए डैश बी डैश दो समीकरण बताया हुआ है, यानी यदि आपको दो समीकरण निरूपित करनी है, ठीक है, दो समीकरणों में क्या होता है, एक में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मान लिया, दूसरे में ए बी सी तो यहाँ मान चुके, तो दूसरे में जो कांस्टेंट है उसको हमने ए डैश बी डैश और सी डैश मान लिया, तो समीकरण क्या होगी, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये एक ही रेखा को निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे जो इनका अनुपात है, मतलब इन कांस्टेंट का अनुपात ए और ए डैश का अनुपात, बी और बी डैश का अनुपात, सी और सी डैश का अनुपात, यदि इन तीनों का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब वो एक जैसे हैं और वो एक ही रेखा को निरूपित करेंगे। तो ये तो दो अलग अलग कंडीशन ली हुई है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब ये और ज़्यादा आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सरल रेखा के व्यापक समीकरण का मानक रूपों में समानयन। ये बात जो मैंने आपको जब नोटबुक में कराई थी, जब मैंने आपको बताई थी कि सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको हम किसी भी अन्य रूप में, चाहे वो ढलान रूप हो, चाहे अंतःखंड रूप हो, चाहे लंब रूप हो, उसमें बदल सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जिस भी रूप की ज़रूरत है उसमें हम इसको बदल सकते हैं। तो किस प्रकार से बदल रहे हैं वही हमें यहाँ बताया गया है। याद रखना, यहाँ पे सिंपल समीकरण मान के किया गया है। यहाँ से सिर्फ आपको मेथड ध्यान रखना है, सिर्फ आपको तरीका ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसको करना है। लेकिन क्वेश्चन में जब करोगे तो वहाँ पे ABC ना होकर के संख्याएं होंगी, तो थोड़ा सा जो डेरिवेशन है, जो सॉल्यूशन है वो बदल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी जनरल इक्वेशन को कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें ज्ञात करनी है, चाहे ढलान रूप है, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है, उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला है झुकाव रूप, यानी कि स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी में व्यक्त करना, यानी आपको इक्वेशन दी जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है, आपको इसको कन्वर्ट करनी है y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। यहाँ पर देखो, इस जो स्लोप फॉर्म की इक्वेशन है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में केवल y है, बाकी सब उधर है। तो यहाँ पर भी आप एक काम करो, ये जो बी वाई है, इस बी वाई को यहीं रखो, बाकी दोनों का उधर क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो या ट्रांसफर कर दो। तो जब आप इसमें बी वाई को यहाँ रखोगे तो बी वाई तो यहाँ आ गया, और ए एक्स वहाँ जाके माइनस का हो गया, सी वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर केवल आपको y रखना है, तो यहाँ पर y के साथ क्या है, b, तो b भी आपको हटाना है। तो इस b को जब आप यहाँ लाओगे तो ये बट्टे में जाएगा, या मैं यूँ कहूँ कि दोनों तरफ b से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो आप इन दोनों तरफ b को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इधर y हो गया, यहाँ पे जब डिवाइड हुआ तो b कट गया, y आ गया, इधर डिवाइड किया तो माइनस a बट्टा b x आ गया, माइनस c बट्टे b, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये y बराबर ये पूरा अगर हम m मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m x, और इसको हम क्या मान लें, c, तो ये हमारा हो जाएगा c। लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है, ये रहा प्लस, इसके आगे माइनस है, तो ये इसकी वैल्यू के अंदर ही काउंट होगा। यानी अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ए बट्टे बी एक्स, फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस ही शो करना है, यहाँ पे प्लस शो कर दिया, माइनस को अंदर ले लिया, माइनस सी बट्टे बी, तो ये जो फॉर्म आ गई ये आ गई y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर करो और देखो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है माइनस ए बट्टा बी, और c की वैल्यू क्या है, माइनस सी बट्टा बी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, y बराबर एम एक्स प्लस सी है, m की वैल्यू होगी माइनस ए बट्टा बी, और c की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी बट्टा बी। तो यहाँ से आपको m और c मिल जाएंगे, और ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ तो a बट्टा बी ये है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई ना कोई संख्या आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी जनरल इक्वेशन को झुकाव रूप यानी स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझाया हुआ है, जैसे m माइनस ए बट्टे बी आया था, तो माइनस ए बट्टे बी को आप a को लिख सकते हो इसका गुणांक, b को लिख सकते हो y का गुणांक। इसी तरह से जो c आया था उसको आप लिख सकते हो अचर पद, c कांस्टेंट इसलिए अचर पद, और y का गुणांक लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि अगर गुणांक 1 होता तो दाएं पक्ष में ले जाते, ये सब उसी की बातें हैं, मतलब इसी को खुल के डिस्क्राइब किया हुआ है, कोई वैसे कोई काम करनी, आप इसको पढ़ लेना क्लियरली। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर b है तो b बट्टे में आएगा, और यहाँ पर ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये होती है अंतःखंड रूप। अब जनरल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस रूप में व्यक्त करेंगे, यानी अंतःखंड रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1, ये तो हमारी अंतःखंड रूप है, और जो व्यापक समीकरण है वो है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि इसमें आप कैसे बदल सकते हो, जैसे ऊपर वाले में तो y को एक तरफ रखा था, यहाँ पे देखो बराबर की उस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि यहाँ पर बराबर की उस तरफ 0 है, और एक्स वाई दोनों इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को इस तरफ रखेंगे, c को उधर भेज देंगे, तो क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई,
सी को उधर भेज दी, वो क्या हो गया माइनस सी, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो बराबर में 1 है, तो यहाँ पर हमारे बराबर में क्या है माइनस सी, तो यहाँ पर बराबर में 1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी माइनस का सी है तो हम इसको क्या करेंगे माइनस के सी से ही डिवाइड करेंगे। तो इस दोनों तरफ हम माइनस के सी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा माइनस का सी बट्टे माइनस का सी 1, यहाँ पर ए एक्स बट्टे माइनस सी आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको यूँ समझो, ये ए ऊपर था, ए एक्स बट्टे माइनस सी था, क्योंकि ए एक्स तो ऊपर है ही, बट्टे में माइनस सी, तो ए ऊपर था, ए एक्स बट्टे माइनस सी। अब इस ए को भी उठा के नीचे लिया है, ठीक है, तो ए को जब नीचे लाओगे तो सी के बट्टे में आ जाएगा। या आप इसको यूँ समझ सकते हो कि इस ए को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर ए एक्स के साथ आएगा, तो ए एक्स को है उसको उठा के हम यहाँ लिया है, यहाँ नीचे लिया है, तो माइनस का सी बट्टा ए, ठीक है, प्लस वाई, यहाँ पर इसी तरह से बी था तो बी को बट्टे में लिया है, तो वाई बट्टे क्या हो गया माइनस का सी बट्टे बी बराबर 1। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये x अगर हम इसको a मान ले, स्मॉल ले, तो x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या बन गया, ये देखो इसको हमने ये मान लिया। अब a की जगह क्या बन गया माइनस सी बट्टे ए, और b की जगह क्या बन गया माइनस सी बट्टे बी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ABC है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी, और वैल्यूज आएंगी तो आप उसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया हमारे अंतःखंड रूप में। अब यहाँ पर टिप्पणी देख लेते हैं, वैसे तो नॉर्मल ये फिर भी पढ़ लेते हैं। दिए हुए समीकरण में दाएं पक्ष में केवल अचर पद लिखना है, अचर पद से दोनों पक्षों में भाग देना है जिससे दाएं पक्ष 1 हो जाए। उसी प्रोसेस को इसमें बताया हुआ है जो मैंने आपको बोल के अभी समझाया है। तीसरा है लंब रूप। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है लंब रूप, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉस और साइन में बदलना है, थोड़ा सा हार्ड है। तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने ये तरीका याद रख लिया, और आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साइन और कॉस आ गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का ऐसा पार्ट है जो मैथ्स में और साइंस में हर जगह काम आता है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ रखो, बिल्कुल कंप्लीट रखो, ठीक है। नंबर 3 लंब रूप एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी में व्यक्त करना। अब देखो लंब रूप जो होता है वो हमें पता है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, और हमारी जो समीकरण है वो हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू एक तरफ है, और बराबर के उधर जो भी अचर है उसको उधर लेंगे। तो यहाँ पर भी शुरू में हम यही करेंगे, जो ax प्लस बी वाई इसको यहीं रखेंगे, और c को हम क्या कर देंगे वहाँ भेज देंगे, तो c वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का c, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मानना इस रेखा का लंब रूप समीकरण ये है। अब यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा रिवर्स मेथड लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, इसमें उल्टा लेके चलेंगे। हमने पहले ही मान लिया कि इसका जो लंब रूप है वो इस तरह का है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, क्योंकि इसी तरह का कोई ना कोई रूप आएगा। तो हमने पहले ही मान लिया एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, और पी यहाँ पे क्या है धनात्मक। ये मैंने आपको बताया था स्मॉल पी है, ये हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, क्योंकि ये लंब की दूरी है या लंबाई है, लंबाई हमेशा क्या होती है धनात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मान लिया, इसका मानक समीकरण हमने ये मान लिया। अब इन दोनों की आप तुलना करो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की तुलना करो। तो ध्यान से देखो, बराबर ये रहा बराबर, माइनस सी की जगह क्या है पी, ए एक्स, एक्स को छोड़ दो तो ए की जगह क्या है कॉस एल्फा, और वाई को छोड़ दो तो बी की जगह क्या है साइन एल्फा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 1 और 2 को एक ही रेखा के दो समीकरण है, अतः पदों की तुलना करने पर ये एक ही रेखा के समीकरण है, ठीक है, एक ही रेखा के समीकरण है। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करनी है, पदों की तुलना, क्योंकि इसी का तो हमने समीकरण माना था। अब यहाँ पर देखो, आप इस तरह से समझो कि हमने इन दोनों को भाग लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस सी बट्टे पी ये आ गया, ए बट्टे कॉस एल्फा ये आ गया, बी बट्टे साइन एल्फा ये आ गया, बराबर। अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व कैसे किया, देखो यहाँ पर जो आएगा ना वो क्या आएगा, इसको पदों की तुलना करके इसकी वैल्यू निकाल ली, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का रूट, दोनों को जोड़ के मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लिया, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लिया। देखो ये जो तरीका लगा हुआ है ना, ये अनुपात का तरीका है। अनुपात में आपने वर्गानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात इस तरह से पढ़ा होगा, यानी जो काम हमने ऊपर इन वैल्यूज के साथ किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, वही काम हमने कॉस एल्फा के साथ नीचे किया है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का रूट। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब इसका रूट खुलेगा ताकि प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें पी की, तो पी यहाँ पे क्या है माइनस सी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी बट्टे में आ जाएगा। तो यानी देखो पी नीचे है, तो हम इसको नीचे की नज़र से देखेंगे, तो माइनस सी इधर आ गया, तो माइनस सी बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गई पी की वैल्यू। इसी तरह से कॉस की वैल्यू है, तो
ए इधर आ जाएगा ए बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से साइन की वैल्यू है तो बी बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको सीधे सीधे ये बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर देखो माइनस सी वैल्यू है, ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का हर जगह से डिवाइड करना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। समीकरण 2 का मान प्रतिस्थापित करने पर ये मान सारे हमने इसके अंदर रख दिए समीकरण 2 में, तो यहाँ पर x के बाद ये a की वैल्यू आ गई तो ये ax हो गया बराबर c, और अब ये cos अल्फा है तो इसका लंबरूप है, और ध्यान रखना है p की वैल्यू क्या है माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस के सभी चिन्ह वही, इसको p धनात्मक रहेगा। ठीक है, आए समझ में? थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व आप कर नहीं सकते। सिंपल क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आप इसको मेथड एक ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे जो p है उसकी वैल्यू माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी इसके नीचे जो है वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बिल्कुल आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। ये अभी आपको सिर्फ हल्का फुल्का याद रखना, क्योंकि ये सबसे अलग है, क्योंकि इसमें जो तरीका लगता है वो उल्टा तरीका लगाया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और इसमें पहले इक्वेशन को मान लिया, बाद में उसकी तुलना करके हमने ये चीज़ें निकाली हैं। टिप्पणी एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा। व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को लंब रूप में बदलने के लिए सर्वप्रथम c को स्थानांतरित करके धनात्मक बनाते हैं। प्रत्येक पद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x के गुणा वर्गों का योग वर्गमूल से भाग करते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन करो सबसे पहले तो सी को उधर ले जाओ और दोनों पक्षों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इससे आप डिवाइड कर दो। बस इससे डिवाइड करोगे अपने आप आपके पास वो वाली चीज़ आ जाएगी। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं। देखिए, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण आपको ज्ञात करनी आ सकती है, यानी आपको एक बिंदु दिया हुआ होगा, उस बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण आपको ज्ञात करनी है। ये मैंने नोटबुक में नहीं बता पाया था, मैं शायद स्लिप हो गया होगा, तो यहाँ पर देख लो, फिर मैं बाद में इसके क्वेश्चन आपको नोटबुक में करा दूंगा। तो सबसे पहले एक बिंदु हमने मान लिया, x1 y1 बिंदु मान लिया, और इस बिंदु के अंदर से रेखा जाती है और x अक्ष के साथ कोई भी कोण तो बनाएगी, हमने थीटा मान लिया कि वो थीटा कोण बनाती है। तो रेखा की समीकरण हमने मान ली y बराबर mx प्लस सी, रेखा ये होती है। इस रेखा को हमने x1 y1 बिंदु से गुजरती है, तो इसको समीकरण 1 से संतुष्ट करेगी। तो x की जगह हम x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे, तो हमारे पास ये समीकरण आ गई y1 बराबर mx1 प्लस सी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों एक को दो में से घटा दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया जो अभीष्ट रेखा का समीकरण है। यानी ये तो प्रोसेस से क्या, जब क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट ये रखेंगे कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमें पता है क्या होता है, ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। डायरेक्ट यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे, x1 और y1 के मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, m प्रश्न में दिया हुआ है, किसी न किसी प्रतिबंध से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह से जो वो एक बिंदु से था, ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी आपको दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा ज्ञात करनी है। तो इसी तरह से इसमें सॉल्व करके ये सब निकाला है। लास्ट में आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, यानी कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बट x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, ये समीकरण वही है जो एक बिंदु से गुजरने वाली समीकरण थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर सिर्फ m चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंडीशन और दी जाती है जिसमें आपको m की वैल्यू दी होती है। दो बिंदु देने पर इस m की जगह क्या आ जाता है, m की जगह ये आ जाता है y2 माइनस वाई वन बटे में x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन। ये एक तरह से प्रवणता ही निकाली है, m का मान ही हमने निकाला है दो बिंदुओं से, और पीछे वही x माइनस एक्स वन। तो ये आपको समीकरण याद रखनी है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन ये रूप में को ज़्यादा बेटर लगता है, दोनों मिलते हैं। आप चाहो तो इस रूप में याद रख सकते हो, एक ही बात है, इसको बट्टे में लिया, इसको इधर लिया है, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये देखिए टिप्पणी में बताया हुआ है कि अगर आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं से स्लोप निकालनी है, तो हमेशा यही होता है y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन। दोनों बिंदुओं की कोटियों का अंतर और दोनों बिंदुओं के भुजों का अंतर, बस इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप करके देखना, मैं आपको नोटबुक में कुछ एग्जाम्पल सीधे ही करा दूंगा। सारे एग्जाम्पल्स तो यहाँ कराने पॉसिबल नहीं होंगे, सीधे ही मैं आपको ये सब करा दूंगा। फिर 11.2 एक्सरसाइज है, जैसे एग्जाम्पल है वैसे सारे क्वेश्चन हैं। ये
उसके बाद देखो रेखाओं के मध्य का कोण, दो रेखाओं के मध्य का कोण मैंने आपको नोटबुक में कराया था। तो यहाँ पर भी वही है, दो रेखाएं दी रखी होंगी, आपको दोनों के मध्य का कोण निकालना है। तो कोण का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है। ये देखो, ये यहाँ पर देखो थीटा जो कोण है वो थीटा मान लिया, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बट्टे में 1 प्लस m1 m2। डायरेक्ट आपको ये सूत्र याद रखना है, ये सूत्र मैंने आपको नोटबुक में कराया था। दो भुजाओं के बीच का कोण निकालने का ये सूत्र है। एक कोण निकल जाएगा, वो न्यून कोण होगा, उसको 180 डिग्री में से घटा लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अधिक कोण। अगर पहले अधिक कोण आया तो बाद में न्यून कोण आ जाएगा, पहले न्यून आया तो बाद में अधिक कोण आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप ये थ्योरी जो है, जो मैंने पूरी पढ़ के नहीं बताई, आपको पूरी पढ़नी है ताकि आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर ये भी मैंने आपको कराया था, दो रेखाओं के समांतर होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। देखो, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। तो इस कोण वाले सूत्र में आप क्या रख दो, थीटा की जगह 0 रख दो। जब थीटा की जगह 0 रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इजिकल टू 0, यानी दोनों रेखाओं की जो स्लोप है वो क्या आएगी, बराबर। यानी जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो स्लोप है, उनकी जो ढाल है, दोनों क्या होती हैं, बराबर। ये भी मैंने आपको नोटबुक में कराया था। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में काम आएगी। फिर दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। जब लंबवत होता है तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास दोनों प्रवणताओं का गुणा आ जाएगा -1। दोनों प्रवणताओं का गुणा क्या आ जाएगा, -1। या किसी एक की प्रवणता को उल्टा करके माइनस कर दो, यानी 1 करके माइनस लगा दो, दूसरे की प्रवणता उसके बराबर होगी। ये आपको संबंध मैंने बताया था नोटबुक में भी, यहाँ से भी आपको ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है, दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली एवं दी हुई सरल रेखा से निर्धारित कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। यानी आपको एक बिंदु दिया हुआ है, उससे तो गुजरने वाली, और दूसरे रेखा दिया हुआ उससे निर्धारित कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें हैं, तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन आप होगा। डायरेक्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है, y माइनस y1 m। ये वैसे आप छोड़ सकते हो, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, एक बार के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनल हो जाएगा। शुरू में आप इतने फॉर्मूला याद ही नहीं कर पाओगे। तो एक बार के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसको छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, रट लो। ठीक है ना, वैसे मैथमेटिक्स में रटते नहीं है, लेकिन तरीके फॉर्मूले तो आपको एक तरह से दिमाग में बैठाने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप इस टॉपिक को एक बार छोड़ सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते इस पर। ये फिर है एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप करके देखना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में नोटबुक या ब्लैक बोर्ड पर करा दूंगा, और उसके बाद सारे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने होंगे मैं आपको करा दूंगा अलग अलग तरह के। बाकी सब आप करना, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए आप ज़रूर पूछना। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में जाए। मेरी कही हुई इस वीडियो में हर बात आपको दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात कभी भी काम आ सकती है किसी भी एग्ज़ाम में, ना सिर्फ 10th में, 11th में, 12th में, आगे भी कहीं भी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं। तो इस प्रकार से ये 11.3 एक्सरसाइज है जिसको आप सॉल्व करोगे। फिर विविध है, मिसलेनियस, इसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो सारी आपको होंगे। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, फटाफट से मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्स और वाई एक घातीय समीकरण है, सरल रेखा व्यापक समीकरण हमने देख लिया। ax + by + c, ये इसका व्यापक समीकरण होता है। x का समीकरण y बराबर 0, y का x बराबर 0। x के समांतर अगर b है तो y बराबर +-b, अगर ऊपर है तो +b, नीचे है तो -b। इसी तरह से y के समांतर x बराबर +- है, ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है। प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। झुकाव रूप का समीकरण y बराबर mx + c है। ये सारा हमने वही है जो हमने पढ़ा है, आप इसको पढ़ लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको आप फटाफट मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि सारी बातें वही हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, क्योंकि ट्रेनिंग वीडियो है, समझाने का वीडियो है, तो लंबा तो होगा। और जितना ज़्यादा वीडियो लंबा होगा उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे, ये मान के चलो। और दुआ करो कि आने वाले वीडियोज़ और भी लंबे हो, ताकि सारा नॉलेज आपको कम से कम वीडियोज़ में मिल सके। अब चाहे तो इसके 2-3 वीडियो बना दो अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम वीडियो है तो आप एक साथ आपकी लैब बनी हुई है तो आप इसको समझ सकते हो। फिर आपके एक्सरसाइज है, आंसर है, आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका आंसर नीचे है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 11th क्लास का सरल रेखा चैप्टर का पार्ट 2। और आप सभी का लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो में बताई हुई एक एक बात को अच्छी तरह से कंटेस्ट कीजिए, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनके जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ताकि आपके और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।